एक दक्षिणपंथी मित्र ने 2014 में कहा था कि आपको मालूम नहीं कि कांग्रेस में ऐसे बेशुमार लोग मौजूद हैं जो मजबूरी के तहत अपनी विचारधारा से किनारा कशी अख्तियार कर कांग्रेस में घुट रहे हैं। हालात साजगार होते ही वे भाजपा के आंगन के फूल बन जाएंगे। एक लिबरल दोस्त ने 2019 में कहा था कि भाजपा में अनेकों लिबरल मजबूरी के तहत पड़े हुए हैं, वो वहां मिसफिट हैं। हालात साजगार होते ही वे पार्टी और विचारधारा त्याग कर फिर से सेकुलर चोले में नजर आने लगेंगे। ऐसी मजबूरी क्या कहलाती है, इस घुटन को क्या कहते हैं, इस पर आप गौर कीजिएगा। जवाब मिल जाए तो हमें भी बतलाइएगा। खैर, दक्षिणपंथी मित्र का दावा 2014 में ही साबित हो गया था और उसका साबित होना बदस्तूर जारी है। दक्षिणपंथी मित्र ने बात तो केवल कांग्रेसियों की थी, लेकिन वामपंथी जो विचारधारा से काफी मजबूती से बंधे बताए जाते थे, वो भी इस बंधन को तोड़कर और भाजपा की दक्षिणपंथी विचारधारा की खुली फिजा में सांस लेकर खुद को तृप्त महसूस करने लगे हैं। यानी सुबह का भूला शाम को घर आया। लिबरल मित्र के दावे से भी असहमति की कोई वजह नहीं है। हालांकि दक्षिण पंथ को छोड़कर तथाकथित लिबरल या सेकुलर खेमे में पलायन की रफ्तार का सुर मध्यम है, लेकिन बहरहाल पलायन वहां से भी हो रहा है। शायद काल बदले तो यहाँ भी सुर में कुछ तेजी आए और बहुत ऊपर नहीं तो कम से कम पंचम पर ही पहुंच जाए। आज के राजनीतिक माहौल में संभावनाओं की संभावना का कोई अंत नहीं है। यदि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के कुछ बयानात पर गौर किया जाए तो ये भी कहा जा सकता है कि व्यक्ति के साथ साथ दलों का पलायन भी एक विचारधारा से दूसरे विचारधारा में मुमकिन है। लेकिन विचारधारा के इस आदान प्रदान या आवागमन में सेकुलरिज्म बिल्कुल अलग थलग पड़कर अनाथ हो गया है, यतीम हो गया है, एक बोझ बन गया है, या बकौल असदुद्दीन ओवैसी एक सलीब बन गया है जिसे केवल मुसलमान ढोते फिर रहे हैं, और वो भी इस बोझ को ढोते ढोते कुली बनकर थक चुके हैं। ओवैसी का दावा है कि अब मुसलमानों को भी तन्हा इस बोझ को नहीं उठाना है। ओवैसी कुछ भी दावा करने, लेकिन मुसलमानों की त्रासदी ये है कि जब तक इस बोझ को उठाने वाले दूसरे कुली नहीं आ जाते, तब तक उसका बोझ उन्हें ही उठाना है। बहरहाल, अगर इस बोझ पर सरसरी नजर भी डाली जाए तो मालूम होगा कि इसका वोट की राजनीति से गहरा संबंध है, खासतौर पर मुसलमानों की वोट की राजनीति से। अगर संक्षेप में इस राजनीति को समझने की कोशिश की जाए तो उसे 3 जुमलों में समेटा जा सकता है। पहला, भाजपा को मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए लेकिन मुसलमान चाहिए। दूसरा, सेकुलर दलों को मुसलमानों का वोट चाहिए लेकिन मुसलमान नहीं। तीसरा, वैसी चाहे कोई भी दावा कर लें, ये उन्हें भी मालूम है कि मुसलमान सेकुलरिज्म के बोझ को अपने कंधों से नहीं उतारेगा, यानी हर हाल में सेकुलर पार्टी को ही अपना वोट और सपोर्ट देगा। हो सकता है कि पहले जुमले से आप चौंक जाएं, लेकिन जरा गौर कीजिए तो इसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं है। भाजपा या उसकी पूर्ववर्ती अवतार जनसंघ या उसके दूसरे सहभागी संगठन हमेशा से अपनी विरोधी पार्टियों और संस्थाओं को मुस्लिम तुष्टीकरण, स्यूडो सेकुलर, सिकुलर, मुल्ला मार्क्सिस्ट जैसे अनेकों अलंकारों से अलंकृत करते आए हैं। वजह यह है कि इन दलों ने डंके की चोट पर दावे और हक के साथ मुसलमानों के वोट हासिल किए हैं और मुस्लिम तुष्टीकरण के ऐसे ऐसे गुल खिलाए हैं कि आज भारतीय मुसलमान सामाजिक और आर्थिक श्रेणी यानी सोशल एंड इकोनॉमिक हायरार्की के सबसे निचले पायदान पर मौजूद समूहों के साथ खड़ा हो गया है। जाहिर है, भाजपा को यदि मुस्लिम वोट चाहिए तो उसे भी वही करना पड़ेगा जो सेकुलर पार्टियां करती हैं, और उसे भी मुस्लिम तुष्टीकरण, सीडो सेकुलर, सेकुलर, मुल्ला मार्क्सिस्ट जैसे अलंकारों से अलंकृत होना पड़ सकता है। और यदि मुसलमान उसे वोट देने लग गए तो वो फिर ये नहीं बता पाएगी कि उसके यहाँ योग्यता के आधार पर पार्टी के टिकट दिए जाते हैं, धर्म, जाति या समूह के आधार पर नहीं। अगर भाजपा का टिकट पाने की योग्यता को ही सामाजिक और आर्थिक विकास की कसौटी मान लिया जाए तो भारत के मुसलमान सबसे गए गुजरे समूह बन जाते हैं, क्योंकि भाजपा ने खाना पूर्ति के लिए मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनाव में उतारे हैं। भारत के 20 करोड़ मुसलमानों में उसे फिलहाल 4 या 5 योग्य मुस्लिम मिले हैं जिन्हें राज्यपाल बनाया गया है, 1-2 मंत्रालयों के पदभार सौंपे गए हैं या फिर राज्यसभा या विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया है। इनके अलावा कब्रिस्तान, शमशान, पाकिस्तान, एनआरसी, सीएए, देशद्रोही, कोरोना और तबलीगी जमात और इसी तरह की दूसरी घटनाएं इस जुमले का जवाब मुहैया करा देती हैं। फिलहाल भाजपा तुष्टीकरण का निराकरण जिस अंदाज में कर रही है, उसे देखते हुए लगता है कि बहुत जल्द मुसलमान सामाजिक और आर्थिक श्रेणी में अपने साथ खड़े समूहों से बिछड़कर आखिरी पायदान पर लुढ़कने वाले हैं।
अब दूसरे जुमले का रुख करते हैं। किसी महापुरुष ने कहा था कि यदि किसी चीज की खूबियों को इश्तहार देकर प्रचारित करने की जरूरत पड़ जाए तो यह समझा जाना चाहिए कि उस चीज में बहुप्रचारित खूबी की कमी है। यानी यदि यह प्रचारित किया जाए कि दुल्हन ही दहेज है तो यह समझना चाहिए कि दुल्हन दहेज नहीं है और दहेज की बीमारी कैंसर की हद तक पहुंच चुकी है। अब हमारे दौर के एक महान पत्रकार की इस ट्वीट पर नजर डाली जाए। इस ट्वीट में पत्रकार महोदय इस काली टी शर्ट को गर्व से पहनने का आदेश जारी कर रहे हैं। यह आदेश इसलिए जारी कर रहे हैं क्योंकि टी शर्ट पर लिखा है सेक्युलरिज्म इजंट ए बैड वर्ड, यानी सेक्युलरिज्म गाली नहीं है। इस जुमले या स्लोगन को यदि उक्त महापुरुष के कथन की रोशनी में देखा जाए तो सेक्युलरिज्म का मतलब साफ हो जाता है। इससे यह भी समझ में आ जाता है कि आज से महज कुछ वर्ष पहले जो लोग सेक्युलरिज्म की चादर ओढ़कर तरह तरह के निवाले हजम कर रहे थे, आज वो सेक्युलरिज्म से शर्मिंदा होने लगे हैं। वो इस शब्द के साया मात्र से भी ऐसे भागते हैं जैसे कुत्ते की दुम पर पेट्रोल डाल देने से कुत्ता भागने लगता है। ये किसी भी कीमत पर अपने दामन पर लगे तुष्टीकरण, सीडो सेकुलर मुल्ला मार्क्सिस्ट के दाग को धोकर पाक साफ हो जाना चाहते हैं। इसलिए कोई मायावती कहती हैं कि हम इसलिए हार गए क्योंकि मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया। कोई ए.के. एंटनी कहते हैं कि हम इसलिए हार गए क्योंकि हम मुसलमानों से कुछ ज्यादा ही नजदीक हो गए थे। यही नहीं, ये मुसलमानों से कहते हैं कि चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवारों की मांग मत करो, नहीं तो भाजपा आ जाएगी। मिसाल के तौर पर बिहार के सिवान में जहां मुस्लिम आबादी 20% के आसपास है, वहां कम से कम 2 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां मुस्लिम उम्मीदवार उतारे जा सकते थे। लेकिन महागठबंधन ये कहकर मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारती क्योंकि ऐसा करने से भाजपा को लाभ होता। पश्चिम बंगाल के रायगंज और मालदा उत्तर लोकसभा सीटों पर मुस्लिम वोटरों की संख्या 50% के आसपास है। इन सीटों पर ममता बनर्जी को भी 2019 के लोकसभा चुनाव में कोई योग्य मुस्लिम उम्मीदवार नहीं मिला था। इसके बावजूद इन सीटों से भाजपा जीत गई थी। कहने का मतलब यह है कि इन्हें मुस्लिम वोट तो चाहिए लेकिन मुसलमान नहीं चाहिए। अब तीसरे जुमले की तरफ लौटते हैं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सीना ठोक कर कहते हैं कि मुस्लिम वोटर्स किसी की जागीर नहीं हैं और वो मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से अपने उम्मीदवार मैदान में उतार देते हैं। लेकिन जब सेकुलर पार्टियां, जिन्हें अब सेकुलरिज्म शब्द से भी शर्म आती है, उनको भाजपा का एजेंट कहकर मुसलमानों को उनसे दूर रहने की अपील करती हैं, तो ओवैसी और उनके समर्थकों को सफाई देनी पड़ती है कि वो बीजेपी के एजेंट नहीं हैं। अगर एजेंट होते तो हर सीट पर अपने उम्मीदवार खड़े करते, यानी उन्हें सिर्फ मुसलमानों के वोट चाहिए। लेकिन उन्हें भी मालूम है कि सेकुलरिज्म के बिना उनका भी काम नहीं चलने वाला। इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए ये कहा जा सकता है कि सेकुलरिज्म मुसलमान बन गया है या फिर मुसलमान सेकुलरिज्म, या फिर दोनों एक दूसरे में उलझ कर रह गए हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपना बहुमूल्य सुझाव जरूर दें।